Alright, what's going on, my loveliest and dearest people out there? Welcome to the second episode, नहीं एक्चुअली थर्ड एपिसोड ऑफ जस्ट पढ़ ले और सेकंड एपिसोड ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आज हम करने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और भाई आई गारंटी यू कि ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये तुम्हारे असल जीवन से मैं इतना रिलेट कर दूंगा तो कि तुम जहां जहां देखोगे तुमको यही चैप्टर दिख रहा होगा। ठीक है, फिर तुमको ऐसा जैसा सोचना नहीं पड़ेगा कि इस चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर तो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम इस चैप्टर को जी रहे हो रोज। ठीक है, तो हम ऐसे हर बार की तरह, अगर तुम नए हो तो तुमको पता नहीं होगा कि तुम इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और तुम बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहां पर हम सारे जो चैप्टर्स हैं, यहां तक कि हमारे सोशल भी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो गया, उसको इतनी मस्ती मजाक में करते हैं, मतलब इतना चिल्ड आउट होकर हम सारे सेशन करते हैं कि भाई बिल्कुल तुमको टीचर या लेक्चर वाली फील नहीं आएगी, तुमको आएगी एक दोस्त वाली फील, कि तुमको एक दोस्त बता रहा है। तो मैं तुमको बीच बीच में फंडे भी बताऊंगा कि किस चीज को याद कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। आई नो बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि पिछले वीडियो पे कुछ इसके आसपास लाइक्स थे और ये तो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट पे डेफिनेटली थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रो होता है, बट लेट्स सी हम कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं इस टारगेट को। और मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब भी कर दो। तो तुमको देखो, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुमको जो नोट्स हैं इस चैप्टर के, हर चैप्टर की तरह जो नोट्स हैं वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मतलब कहां मिलेंगे? पढ़ले.in के ऊपर। अगर तुम लोग ने अभी तक इंस्टाग्राम पे पढ़ले.in को फॉलो नहीं किया तो यहां पे कर लो, थोड़े फनी मीम्स वगैरह हम डालने की कोशिश करने वाले हैं। और तुम मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @कौनप्रणय, तो इसकी भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम जाके फॉलो कर सकते हो। थोड़े बिहाइंड द सीन्स वगैरह और कुछ फोटोज वगैरह मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूं। बेस्ट मटेरियल तुमको पढ़ले.in पे मिल जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने पिछली बार की थी एक बहुत ही खतरनाक क्लास, यानी कि लास्ट वीक सैटरडे, मैंने तुमको लोगों को क्या बताया कि भाई ट्यूसडे को हमारा आएगा फिजिक्स का वीडियो, फ्राइडे को आएगा एक सोशल का वीडियो, सैटरडे को हम करेंगे इन दोनों वीडियोस का रिवीजन, और संडे को हम करेंगे मैथ्स की मैराथन। और जो सैटरडे और संडे वाले वीडियोस है ये दोनों होंगे लाइव सेशंस, ये दोनों होंगे कौन से? लाइव वीडियोस। तो ये जो लाइव वीडियोस अगर तुम देखना चाहते हो, लाइव लेक्चर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत फन होता है, बहुत मस्ती करते हैं हम इसके अंदर, और बिल्कुल तुम्हारी चैट्स वगैरह में देख रहा होता हूं, तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये दोनों होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेक श्योर कि तुम इन दोनों क्लासेस में अभी से एनरोल कर लो, क्योंकि देखो इस संडे यानी कि 20 जून को हम क्या करने वाले? मैथ्स के 2 चैप्टर्स। देखो मेरा मैथ्स में क्या टारगेट है कि यार हम स्कोरिंग चैप्टर्स को ऐसे क्लब करके पढ़ लें कि भाई तुमको पता भी नहीं चले कि तुमने मैथ्स पढ़ा, और तुम्हारे हफ्ते में 3-4 चैप्टर होते भी जाए। ठीक है, जैसे हमने अभी इस संडे को 2 चैप्टर्स कर लिए, अभी ये वाले संडे को हम 2 चैप्टर्स और कर लेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज हम करने वाले। तो मेक श्योर कि तुम ये क्लासेस में अभी से एनरोल करो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना जाए। पिछली बार भाई कुछ 400 लोग लाइव देख रहे थे एक साथ, और सभी को बहुत मजा आया। तो मेक श्योर कि तुम इस क्लास में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले तुम इस क्लास में एनरोल करो, जो कि 19 जून यानी कि सैटरडे को होने वाली है, जिसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और इंडिया साइज एंड लोकेशन करने वाले हैं। तो हाँ, अगला जो हमारा सोशल का चैप्टर होगा वो होगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। और संडे के दिन हम करने वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी की ग्रैंड लाइव मैराथन। ठीक है, जिसमें हम 2 घंटे या उससे भी कम में ये दोनों चैप्टर्स निपटा रहे होंगे। और यहां पर भी हम 1 से 1.5 घंटे में इसके जितना भी रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो बिल्कुल पोल के फॉर्म में रहेंगे, तो तुम वहां पर इंटरैक्टिव ABCD वोट भी कर सकते हो लाइव। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि जनरली हर साल पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि तुम दोनों क्लासेस में एनरोल करो, दोनों ही फ्री है, और तुमको एनरोल करने के लिए यूज करना है कोड PC001। तो अगर तुमसे कोई कोड मांगे तो तुम PC001 कोड एंटर कर दो और इन दोनों क्लासेस में एनरोल हो जाओ। ठीक है, मेक श्योर कि तुम पक्के से एनरोल कर लो, ताकि तुमको बाद में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही क्यूट चैप्टर है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको क्लब करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, फोर्स क्या है? देखो सिंपल सी चीज, इसको छोड़ दो। अब है ना, थोड़ी देर के लिए मैं तुमको है ना यहां से दूर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर चलते हैं, मतलब दूर मतलब बहुत दूर भी नहीं जाना, यहीं पे रुको। ठीक है, देखो फोर्स क्या होता है। अरे भाई देखो, किसी भी, अगर मैं इस बॉटल को ऐसे धक्का दे रहा हूं तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं किसी भी चीज को या तो धक्का दे रहा हूं या फिर उसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो मैं उस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है? बल। मैं क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स होता क्या है? या तो मैं धक्का दे दूं या फिर मैं अपनी तरफ खींच लूं, वो हो गया फोर्स। बिल्कुल सिंपल लेमन भाषा में एक 2 साल के बच्चे को समझाओगे तो यही बोलोगे तुम। ठीक है, क्या तो धक्का दे दे भैया या फिर खींच ले अपनी तरफ, उसको क्या बोलेंगे? फोर्स। वही होता है द पुश और एन पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। चेंज इट्स वेलोसिटी मतलब अगर मान लो कि बॉटल यहां रखे तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। और अगर मैं से फोर्स लगाते जाऊंगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ना? हाँ हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मैं क्या लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं फोर्स। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, जो चीजें सिंपल है उसमें तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है यार, देखो उठाना फेंकना ये सब चीजें क्या है? फोर्स है भाई। मैं इसे पेन उठा के चला पा रहा हूं, ये भी मैं फोर्स से लगा रहा हूं एक तरीके से। तो बस विच कॉजेज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मान लो अगर कोई बॉडी जो है वो वेलोसिटी से आ रही है, मान
मान लो मेरे सामने एक ट्रक आ रहा है और मैं क्या हूं, मैं हूं क्रिश, तो मैंने क्या किया, मैंने धक्का दिया, या एरोप्लेन, भाई क्रिश तो एरोप्लेन रोक देता है, तो मान लो ऐसे एरोप्लेन आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, और मुझे एरोप्लेन को रोकना है और उसे बहुत तेजी से आ रहा है, मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो मैंने फोर्स लगाया एरोप्लेन के ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी मैंने, मतलब प्लेन को रोक दिया, ठीक है। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम में से कोई ऐसा कर पाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और करने मत निकल जाना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, वरना पता चला तुम सही में चले गए एरोप्लेन के सामने। ऐसी हरकतें नहीं करते, ठीक है, ऐसी हरकतें कौन करते हैं, जो फिजिक्स नहीं पढ़ते, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कि भाई देखो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मतलब अरे पिछले वीडियो में देखा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है भैया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना बल लगाया, अब वो एक यूनिट होती है, मैं तुमको बताऊंगा, और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। अगर फोर्स देखो, जैसे अगर फोर्स को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है, समझाऊंगा मैं तुमको, डोंट वरी, ठीक है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो होती है न्यूटन, ठीक है, जैसे हमारे पास में सबकी यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे हमारे पास में फोर्स की एक यूनिट होती है जो कि न्यूटन, मतलब कि भाई मैंने इस बोतल के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे करके मैं फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के सिंबल से, ठीक है, एफ बोले तो फोर्स, वेरी सिंपल। अब देखो फोर्स लगा है, ये पता कैसे चलेगा कि भैया फोर्स लग चुका है, तो फोर्स कुछ कुछ चीजें बदल देता है, क्या बदल देता है, या तो भाई स्पीड बदल देता है किसी चीज की, अरे कोई चीज मेरे पास दौड़ते दौड़ते मैंने उसको रोक दिया, मतलब मैंने स्पीड चेंज कर दी, मैंने फोर्स लगा, या फिर मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल खड़ी हुई है, मतलब फुटबॉल खड़ी हुई नहीं, फुटबॉल ऐसे लेटी नहीं, फुटबॉल लेटती की खड़ी होती है, ओ भाई साहब ये सब छोड़ो चैप्टर वैप्टर, तुम मेरे को पहले ये बताओ कि फुटबॉल बैठती है, खड़ी होती है कि लेटती है, अगर एक जगह मैंने फुटबॉल को रख दिया तो भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सा सवाल हो गया यार, अब तो मुझे रातों की नींद उड़ चुकी है मेरी, चलो बताओ तुम, तो हम इसको थोड़ा अभी, जब तक तुम कमेंट्स में बताना, इस टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट्स में बताना, तो मतलब समझ जाएंगे कि तुमने यहां तक वीडियो देख रखा है, तो तुम्हारे हिसाब से फुटबॉल लेटती है, बैठती है कि खड़ी होती है, बताओ ठीक है। अभी ऐसा बनाओ फुटबॉल एक पड़ी हुई है, अरे ऐसा पड़ी हुई मान लेते हैं, ऐसे बस खड़ी, मतलब अगेन यार क्या बोलूं, फुटबॉल है बस रेस्ट पे है, ठीक है। अब अगर मुझे उसको किक मारनी है तो मैं किक मारता हूं, तो वो क्या होता है, फुटबॉल जो जिसकी वेलोसिटी जीरो थी, जिसकी स्पीड जीरो थी, जो बिल्कुल बैठी हुई थी एक जगह पे, उसको मैंने क्या किया, उसको थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी, मतलब मैंने उसकी स्पीड चेंज कर दी, मतलब क्या हुआ, मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो जब भी स्पीड चेंज होगी फोर्स लगेगा। डायरेक्शन, मान लो फुटबॉल मेरी तरफ आ रही है, ऐसे दौड़ते दौड़ते मुझे किसी ने पास दिया, फुटबॉल दिया, और मैंने उसको किक मार के, ऐसे फुटबॉल आ रही थी धन 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 धन, मैंने उसको किक मार के इधर के डायरेक्शन में डाल दिया, ठीक है, मैंने इधर किसी और को पास दे दिया, क्योंकि मुझे ढंग से खेलते नहीं आता, ठीक है, अगर मैं बॉल लेके भागूंगा तो मैं गोल नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरे टीम वाले मुझ पर चढ़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जैसी बॉल आई मैंने वैसे ही दूसरे को पास कर दिया कि भैया मैं तो हुई नहीं, मुझे तो देखो ही मत, तो मैंने क्या किया, जो बॉल इधर आ रही थी मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज करके इधर कर दी, है ना, इधर से इधर कर दी, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब जहां जहां डायरेक्शन चेंज होगी वहां फोर्स लग रहा है। तीसरा शेप, अरे देखो इस टाइप, ओहो भाई किस्मत देखो भाई, आज किस्मत से ये बॉल मेरे पास में है, क्योंकि कल हम इससे क्रिकेट खेल रहे थे बड़े दिनों के बाद, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका शेप चेंज हो रहा है ना, इसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, तो ये शेप चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, शेप चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जहां जहां शेप चेंज होगा वहां भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दो बेसिक टाइप के फोर्स है, फटाफट फटाफट, कोई दिमाग नहीं लगा, जहां पर दिमाग नहीं लगा वहां पर दिमाग लगाएंगे भी नहीं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। देखो भाई सिंपल सी बात है, कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट मतलब फोन लगाने वाला कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट मतलब कि एक्चुअल फिजिकल कुछ टच कर रहे हैं हम, जैसे मान लो मैं इस बोतल को उठा रहा हूं तो मुझे इसको टच करना पड़ रहा है उठाने के लिए, अगर मैं इसको गिराऊंगा तो नहीं यार, टूट जाएगी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई यार तुम नुकसान कराने वाले बात करते हो यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर किसी भी चीज को धक्का दे रहा हूं, मान लो इस माइक को मैंने धक्का दे दिया ऐसे, तो क्या हो गया, फोर्स लग गया। अब अगर ऑडियो बंद हो जाएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो पेन है, मैं इसको क्या उठा रहा हूं, मतलब कुल मिला के धक्का देना, पीछे खिंचाना या फिर उठाना किसी चीज को, ये सब क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि हम इसमें एक्चुअली फिजिकली टच कर रहे हैं। अरे तो भाई टच करे तो कॉन्टेक्ट फोर्स, बस फालतू दिमाग नहीं लगाना, जितना सिंपल है ना उतना समझो। अरे मैंने किसी चीज को टच किया, कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। बस जहां जहां भी देखो, ये सब असल जिंदगी से रिलेटेड तुम्हारी, अभी तुम आगे देखते जाओ और कैसे रिलेट करता हूं, ठीक है। तो लिफ्टिंग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब अरे जैसे कि ये बॉल है, ये बॉल ऐसे चल रही है, तो एक पॉइंट पे आके बॉल रुक जाती है ना, ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलती रहती है। क्यों रुकती है, क्योंकि जमीन जो है, धरती माता जो है, या फिर कोई भी सरफेस फॉर दैट मैटर, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। मतलब इस पे जैसे मान लो बॉल इधर जा रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, तो इसलिए एक टाइम पे आके बॉल धड़म रुक जाती है, ठीक है। चलो दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब कि अरे भैया एक्चुअल फिजिकल टच नहीं होगा तो भैया फिर फोर्स कैसे लगेगा। देखो कुछ टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, तो भाई अगर मैं किसी चुंबक को किसी का पास रखूं, जैसे कि हमारे वॉच का चार्जर है पर हमारे पास वॉच नहीं है, पता नहीं कहां गई, कोई बात नहीं, तो कोई भी चीज जैसे मैग्नेटिक, अगर कोई भी चीज मैग्नेटिक है, जैसे कि अगर ये मैग्नेटिक है, देखो इसका जो ये कनेक्टर है मैग्नेटिक है, तो बिना कॉन्टेक्ट के ये
फोर्स लग रहा है ना, बिना कांटेक्ट के फोर्स लग रहा है, मतलब एक्चुअली फिजिकली टच नहीं होना पड़ा, बिना टच हुए वो फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऐसा तो नहीं है ना कि चुंबक पहले, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट्स है, तो पहले एक दूसरे को हाथ पकड़ के से खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ऐसा तो नहीं होगा, बिना कांटेक्ट के ही उनका फोर्स लग जाएगा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे धरती माता हमको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, धरती माता हमको अपनी तरफ खींच रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि धरती माता ने ऐसे हाथ निकाल और अपने पैर को अपनी तरफ खींच रही है ऐसे कि बस यहीं खड़े रहो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, धरती माता कभी भी ऐसे खींचते हुए नहीं दिखती हमको, बट स्टिल खींच रही है हमको, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कभी अपने बालों से कभी अपने कंघी को बालों से रब करके छोटे छोटे पेपर के पीसेस पे लगाई होगा, ठीक है, ये सब जेनरिक चीजें जो बचपन में करते हैं हम, और बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं खुद को, तो जब तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझ रहे थे खुद को, तब क्या वो जो कंघी है वो पेपर के, वो कंघी कैसे हाथ निकल के आ रहे थे क्या पेपर खींचने के लिए, नहीं, वो तो बिल्कुल बिना कांटेक्ट के फोर्स लग गया था, तो उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वेरी नाइस। अब देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। देखो असल जिंदगी से रिलेट करते हैं भैया। ऐसा नहीं होता कि हम जब साइकिल चला रहे होते हैं और कोई गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका बैलेंस बिगड़ गया होगा, ठीक है, या फिर तो कोई हीरो बनता होगा कि ऐसे बिना हाथ छोड़ के, मतलब ऐसे हाथ छोड़ के साइकिल चलाता। देखो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ भाई, मेरे और मेरे पापा की ना इसमें बड़ी बहुत ही ज्यादा ऐसा हमारा साइकिल के मामले में बहुत ही ज्यादा कंसर्न था। क्यों? क्योंकि भाई मैंने, पापा ने एक बार है ना मुझे हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हुए देख लिया था। तो बचपन में नहीं होता, नए नए शौक रहते, नई नई साइकिल आती है, तो तुमको लगता है कि हाथ छोड़ के चलाने से बड़ा हीरो लग रहा है, जो कि लग नहीं रहे होते। तो मैं ऐसा बड़ा हीरो बनने के लिए हाथ छोड़ के साइकिल चलाया करता था। पर एक बार क्या हुआ कि पापा ने देख लिया, तो पापा ने उसके अगले दिन से वो साइकिल के जो टायर की वॉल्व होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वॉल्व, वो वॉल्व निकाली और उसको अपने पास रख ली, और फिर मेरा साइकिल चलाना हो गया बैन, ठीक है। तो गाइस जैसे भाई बहुत सारी चीजें बाहर बैन होती है, मेरे घर में साइकिल बैन हो गई, तो ऐसे कुछ चीजें हैं, चलो कोई बात नहीं। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, तो बैलेंस क्या होता है, मैं तुमको इधर उधर कहानी असली सुनाता हूं ताकि तुमको दोस्त वाली फील आती रहे, ऐसा ना हो कि फील कहीं छूट जाए, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स मतलब कि भाई देखो, जब कोई साइकिल बैलेंस में चल रही है, ठीक है, मतलब मैं साइकिल चला रहा हूं सीधे, और अगर बैलेंस में चल रही है मतलब कि ना मेरा लेफ्ट तरफ ज्यादा झुकाव है ना मेरा राइट की तरफ ज्यादा झुकाव है, मतलब दोनों तरफ मेरा इक्वल झुकाव है ना, दोनों तरफ मेरा इक्वल झुकाव है, और मैं बैलेंस में चल पा रहा हूं, तो ना मुझे लेफ्ट साइड से नीचे गिर सकता हूं मैं, ना मैं राइट साइड से नीचे गिर सकता हूं। मतलब कि समझ में आ रही, थोड़ी फील आ रही कि दोनों साइड से बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स, मान लो कि मैं लेफ्ट साइड ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो मैं तो धड़ाम से नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल मैं कोई टर्न लेना। देखो टर्न लेने में क्या होता है, टर्न लेने में बहुत सारा फिजिक्स लगता है, हम इतना सोचते नहीं, हम तो टर्न ले लेते हैं, पर टर्न लेने में क्या होता है कि जैसे तुमने जितना इधर टर्न लिया उतना ही तुम अपनी बॉडी से उधर की डायरेक्शन में वेट लगा, उधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इधर के इधर लोगे तो तुम धड़ाम से गिर जाओगे। तो हालांकि हमको इतना समझ में आता नहीं है गाड़ी चलाते चलाते, साइकिल चलाते चलाते, बट एक्चुअली ये सब चीजें हो रही होती है। चलो कोई बात नहीं। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। देखो बैलेंस फोर्सेस मतलब कि दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स मतलब देखो भाई मैंने क्या बोला कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन तुम कैसे बताओगे, प्लस या फिर माइनस के साइन से, या तो प्लस के साइन में या फिर माइनस के साइन में। तुम ऐसा सोच लोगे एक रेफरेंस के हिसाब से कि भाई राइट साइड में जाने वाली सारी चीजें प्लस है, लेफ्ट साइड में जाने वाली सारी चीजें माइनस है। तो अगर मान लो कि ये राम और श्याम दोनों इस वॉर्डरोब को खींचना चाह रहे हैं, अभी क्या बोला, राम ने बोला कि यार इसको उधर रखते हैं, ठीक है, श्याम ने बोला कि चलो ठीक है, पर श्याम ने मजे ले लिया, ठीक है। श्याम क्या कर रहा है, चुपके से पीछे से फोर्स लगा रहा है। अब राम जो है कंफ्यूज हो गया कि यार मैं इतनी देर से फोर्स लगा रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि राम जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही श्याम भी फोर्स लगा रहा है, और अगर मैं दोनों डायरेक्शन से सेम फोर्स लगाऊंगा तो क्या कुछ चेंज होगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। मैं अगर सेम फोर्स लगाते रहूंगा तो मैं कितना भी फोर्स लगा लो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मान लो कि राम लगा रहा था 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और श्याम भी लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब कि तुमको इसमें डायरेक्शन भी डालनी है, ठीक है। तो मान लो अगर ये राइट साइड में ये इधर फोर्स लगा रहा तो मैं इसको बोल देता हूं +10 न्यूटन, और ये इधर फोर्स लगा रहा तो मैं इसको बोल देता हूं -10 न्यूटन। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, +10 न्यूटन प्लस -10 न्यूटन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0, मतलब नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है मतलब कि क्या है, वार्डरोब कहीं मूव करेगा ना, तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बस वही खड़ा रहेगा, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। फिर जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो क्या सोचते हैं कि भैया हमारा बैलेंस बना रहा है। अब साइकिल से बैलेंस बना के हम पहुंचे धनिया लेने, क्योंकि हमको मदर ने बोला था कि बेटा घर पे धनिया लेके आओ, तो हम गए धनिया लेने के लिए। हमने बोला भैया अब 10 रुपए की धनिया दे दो, ठीक है, 10 रुपए की धनिया दे दो। तो 10 रुपए मान लो जितनी भी आती है, मुझे आइडिया नहीं है भाई, जज मत करना, मुझे आइडिया नहीं कितनी आती है, बट लेट से 100 ग्राम, ज्यादा तो नहीं हो गया, 100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम, चलो मान लो 100 ग्राम आती है, ठीक है, या तो महंगाई बढ़ गई या फिर महंगाई कम हो गई, ऐसा समझ लो। तो 100 ग्राम धनिया आती है, तो भाई साहब ने यहाँ पे 100 ग्राम धनिया रख दी, ये हमारी बढ़िया से। हाँ गाइस धनिया बनाएंगे गाइस, ठीक है, मेरा नया टैलेंट है, ठीक है, नई जॉब ली है मैंने धनिया बनाने की, ऐसे स्केचिंग बहुत अच्छी करता हूँ मैं। तो ये देखो ये हमारे पास में धनिया आ गई इस साइड बहुत सारी, ठीक है, अभी 100 ग्राम धनिया। तो वो क्या करते हैं, इसको बैलेंस। अब देखो यहां पर भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो
चेक कैसे करेंगे कि 100 ग्राम है, तो वो क्या करते हैं, यहां पे एक 100 ग्राम का ऐसा एक वो रख देते हैं, ब्लॉक रख देते हैं। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब ना इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है ना इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ बराबरी का फोर्स लग रहा है, जब ये बैलेंस हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि भैया ये लो 100 ग्राम धनिया। ठीक है, अब ऐसे में ना पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नीचे से कुछ मैग्नेट से चिपका के रख देते हैं, उससे क्या होता है कि वेट इस साइड बढ़ रहा होता है। ठीक है, सॉरी इस साइड लगाते हैं, इस साइड लगाते हैं, इससे क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ 10-20 ग्राम इस जगह पे है ही है, चुपके से लगा देते हैं, तो क्या होता है कि उनको 100 ग्राम की जगह सिर्फ 90 ग्राम या 80 ग्राम देना पड़ता है। खैर ये चीजें हम मॉरल साइंस में सीखेंगे किसी दिन। ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। तो बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाई, रिजल्टेंट मतलब कि फाइनल जो एक्चुअल जो पूरा रिजल्ट हो रहा है फोर्स का, रिजल्ट मतलब सबको ऐड करने पे क्या बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है it is equal to 0, it is equal balance force, it does not cause any change of state of an object। ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शेप चेंज कर सकता है, उससे ज्यादा वेलोसिटी वगैरह को चेंज नहीं कर सकता। शेप कैसे, देखो अगर मैं इस बॉल पे दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगाता हूं, ये देखो इक्वल, तो इसका शेप तो चेंज हो रहा है बट ये कहीं मूव नहीं हो रही, तो बैलेंस फोर्सेस, देखो ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारे पास में, याद रखना कि बैलेंस फोर्सेस सिर्फ एक चीज चेंज कर सकते हैं, वो है शेप। ठीक है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेस अ बलून फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड द साइज एंड शेप ऑफ बलून्स आर चेंज। ठीक है, वेरी नाइस। अनबैलेंस फोर्सेस मतलब द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्सेस ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहां पर एक्चुअली जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। जैसे लेट्स से कि हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमको मूव कराना है, तो मान लो मैं इधर से मैं लगा रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से कोई दूसरा व्यक्ति लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये किस डायरेक्शन में मूव होगा खुद सोचो। मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं ना, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं नेट फोर्स देखूं कि भाई ये जो वार्डरोब है या जो ब्लॉक है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को ऐड कर लूंगा, वेक्टर सम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन इधर के डायरेक्शन में, तो इसको -5 न्यूटन मानूंगा, तो हो जाएगा -5 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, मतलब मैं 10 न्यूटन इधर से लगा रहा था बट उधर से किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स कैंसिल कर दिया मेरा, तो मैं अब इफेक्टिवली मेरा फोर्स कितना लग रहा है, इफेक्टिवली ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन। मैं तो 10 न्यूटन ही लगा रहा हूं। ठीक है, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं तो 10 न्यूटन लगा रहा हूं और उधर से कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, तो इफेक्टिव जो नेट फोर्स है इसके ऊपर कितना लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, ओके, चेंजेस द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजेस द शेप, शेप भी चेंज कर सकता है भाई। अगर मान लो कि मैं इधर डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो भी शेप चेंज तो हो ही सकता है ना। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई दुनिया की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। देखो पूरा फिजिक्स जो है तुम्हारा जिंदगी में आने वाला 11th 12th के अंदर भी, वो पूरा इन 3 लॉज में समाया हुआ है, मतलब पूरा तो नहीं बट हाँ मैक्सिमम जो बेसिस है फिजिक्स का वो क्या है, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। और मैं तुमको बिल्कुल असल जिंदगी से रिलेट करके बताने वाला हूं कि तुमको तो चारों तरफ यही न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो है क्या, मैं तुमको पहले इसका जिस्ट दे देता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। देखो 3 लॉज हैं, अब ये तुमको ऑर्डर में याद करना है कि भैया ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ को तुम सेकंड लॉ लिख दो, सेकंड लॉ को थर्ड लॉ, नहीं, फर्स्ट लॉ ही है, सेकंड लॉ ही है और थर्ड लॉ ही है। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज हम देखने वाले हैं। अब इनकी स्टेटमेंट तुमको याद रखनी है, कंसेप्ट क्या मैं तुमको समझा दूंगा। और सेकंड लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब सेकंड और थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से एक फॉर्मूला बनता है। मैंने तुमको क्या बताया था शुरू की स्ट्रेटेजी वीडियो में कि हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, तो यहां पर हम कुछ डेरिवेशन भी देखेंगे कि भैया ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, चलो वेरी नाइस, मूविंग ऑन। तो पहले देखो तीनों लॉज यहां पर तुम देख लो, एक जिस्ट ले लो, इसको पॉज करके रीड कर लो और उसके बाद मैं तुमको आगे चल के बताता हूं कि तीनों लॉज का इंडिविजुअली क्या क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम इस स्लाइड को पॉज करके तीनों लॉज एक बार रीड कर लो। ओके चलो ठीक है, देखते भैया सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे करेंगे, अब थोड़ी कहानी सुनना मेरी। ठीक है, अब थोड़ी कहानी सुनना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ, पहला लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले दिन में सबसे पहले क्या होता है हमारे दिन में, सबसे पहले क्या होता है, हम सो रहे होते हैं। ठीक है, अब मान लो लेट से थोड़ी देर के लिए, लेट से पहले तो देख लेते ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में, लेट्स से यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेटेड नहीं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो, यूनिफॉर्म मोशन की बात करें हम सिर्फ यहाँ पे। तो या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगा, या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक मैं उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाता।
ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाता, ठीक है, बैलेंस फोर्स से कुछ नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स से कुछ होगा। अब तुम सुनो मेरी कहानी, ठीक है। मान लो कि हम दिन की शुरुआत कैसे होती है, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, मतलब व्हाट वी डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, हम बैठे लेटे रहते हैं, ठीक है ना, हम बिल्कुल लेटे रहते हैं। अब क्या हुआ, मान लो एक संडे का दिन है, संडे का दिन है, अब मम्मी आई कि चलो उठ जाओ, पापा आए कि चलो सोने दो इसको, ठीक है। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर हम क्या है, हम यहां पर लेटे हुए हैं, ठीक है, थोड़े गंदे से लेटे हुए बट कोई बात नहीं, हम यहां पर लेटे हुए हैं, यहां पर खड़ी है मम्मी, यहां पर खड़े हैं पापा, ठीक। अब मम्मी बोल रही कि उठ उठ उठ, पापा बोल रहे कि नहीं सो सो सो। अब देखो तुम कहां हो, तुम तो एक बॉडी एट रेस्ट हो, तुम तो बेहतरीन रेस्ट कर रहे हो वहां पे, तुम ऐसे देख रहे हो बस इन दोनों को ऐसे लड़ते हुए कि पापा बोल रहे कि सोने दो, पापा बोल रहे कि सो जा, मम्मी बोल रही कि उठ जा, पापा बोल रहे कि भाई संडे तो सो जा, मम्मी बोल रहे कि नहीं संडे तो घर का काम करो और उठ जा। तो ऐसा सीन चल रहा है। अब तुम क्या करोगे ऐसे में, अब तुम क्या करोगे, देखो अनलेस अगर मम्मी और पापा दोनों सेम इंटेंसिटी से तुमको उठा रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर तुम रेस्ट पे हो तो तुम रेस्ट पे ही रहोगे। देखो एक संडे का दिन है भाई, अगर तुम रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहोगे, जब तक तुमको कोई उठाने नहीं आएगा, ठीक है, तब तक तो तुम सोते रहोगे ना, तुमको क्या करना, उठ के चुपचाप सो जाओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बस सोते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब देखो या तो सिर्फ मम्मी आ जाती उठाने के लिए तो हम उनके कहना मान के उठ जाते हैं, या फिर सिर्फ पापा आते कि सोते रहे तो हम उनका कहना मान के सो लेते हैं। पर अब मम्मी और पापा दोनों आ गए और दोनों सेम इंटेंसिटी से बोल रहे हैं। पापा का भी यही है कि तू सोते रहे, मम्मी भी ये बोल रही है कि तू उठ जा, दोनों सेम इंटेंसिटी से, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की बात में ज्यादा वजन है, ठीक है, दोनों सेम इंटेंसिटी से बोल रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोल देंगे कि एक काम करो, आप दोनों पहले डिसाइड कर लो आपस में, तब तक मैं और सो रहा हूं। मतलब कि पापा ने भी फोर्स लगाया, पापा ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कि तुम सोते रहो, मम्मी ने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया कि तुम उठ जाओ, और दोनों ने सेम इंटेंसिटी से फोर्स लगाया, मतलब कि ये बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। पापा ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मम्मी ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये बैलेंस फोर्स लगाया दोनों ने, क्योंकि दोनों सेम इंटेंसिटी से बोल रहे हैं। अब हम किसी एक की बात मान ले ऐसा थोड़ी होगा, हम तो दोनों की बात मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम ऐसे में जहां थे वहीं रहेंगे, मतलब रेस्ट में ही रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि फाइनल क्या है। अब उन दोनों डिसाइड कर ले कि चलो मम्मी का जो वजन है थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, मम्मी की बात में वजन बढ़ गया, और पापा जो है थोड़े से शांत हो गए कि चलो ठीक है इनके हिसाब से कर लेना दो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं तो उठ। अब क्या हुआ कि फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया, मतलब मम्मी का फोर्स ज्यादा है, तो मम्मी ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया हम उस डायरेक्शन में उड़ जाएंगे, मम्मी के कहने के हिसाब से हम उठ जाएंगे, ठीक है। वरना अगर ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हो तो बैलेंस फोर्स हो जाता, और अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो हम जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, हमको आगे समझो भाई, देखो बिल्कुल असल जिंदगी से रिलेटेड है। तो ये रेस्ट वाला समझ में आया। अब मोशन वाली बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ कि हम अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में हम मस्त पार्टी करने गए, तो मतलब हम ओवरऑल मोशन में है, ठीक है। अब पापा का फोन आया, पापा ने बोला कि घर आ जाओ चुपचाप, ठीक है। अब अगर सिर्फ पापा का फोन आता तो हम पापा की बात मान के घर चले आते, पर उसके बाद मम्मी का भी फोन आया, मैंने बोला कि नहीं तू थोड़ी देर और एंजॉय कर। अब फिर से ये सेम सिचुएशन हो गई कि पापा भी सेम इंटेंसिटी से घर बुला रहे हैं, मम्मी भी सेम इंटेंसिटी से बोल रही कि तू तो घूमते रहे, ठीक है। अब हम क्या करें, तो हम फिर अगेन ऐसा बोल देंगे कि काम करते मैं तो घूम रहा हूं, तब तक तुम लोग डिसाइड कर लो कि ज्यादा किसकी बात में वजन है, और जिसकी बात में वजन होगा मैं उनकी बात मान लूंगा, ठीक है। तो जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब तक मैं अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है भाई कि एन ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोला है कि ये चीज तुम समझ जाओगे आगे धीरे धीरे चल के, ठीक है। इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब तक मैं एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। और एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, अब गाड़ी के अंदर बैठ के ही मैं गाड़ी को धक्का मार रहा हूं तो क्या गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो भाई गाड़ी के अंदर का ही फोर्स हो गया ना, मतलब मैं गाड़ी के अंदर बैठ के लगा रहा हूं ना। तो मुझे अगर गाड़ी को मूव कराना है, अगर मुझे उसको रेस्ट से मोशन में लाना, तो मुझे बाहर से किसी को धक्का लगाने का बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों सेम चीज है। इनर्शिया क्या है, अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अनलेस कंपेल्ड unless the state is changed by an external force. So मतलब a body at rest tends to remain at rest, a body in uniform motion in a straight line tends to remain in that motion unless and until an external unbalanced force is applied to it, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे कि मान लो अभी जैसे यहां से एक व्यक्ति गिरता है, यहां पे देखो बहुत सारे पत्ते और नेट है, तो क्या होगा कि जब भी कोई एक व्यक्ति यहां पर मान लो गिर गया, ऐसे गिर गया, हालांकि पीडीएफ इसलिए इसमें चलते हुए दिखेगा नहीं तुमको, मान लो गिर गया, तो जैसे ही मैं गिरूंगा तो क्या होगा कि ये पत्ते एक सेकंड के लिए यहीं रह जाएंगे ना, क्योंकि पत्ते रेस्ट में थे, ठीक है। अब जैसे ही वो नेट नीचे चली जाएगी और पत्ते वहीं के रह जाएंगे, बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के फिर वो भी नीचे आ जाएंगे, मतलब कि उनको आदत पड़ गई थी रेस्ट में रहने की। तो ये भाई बिल्कुल आदत से रिलेटेड है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जैसे मान लो कि ये गाड़ी चल रही है हमारी, अब गाड़ी चल रही है और एकदम से यहां पर टकरा गई, अब एकदम से टकरा गई तो जो जिराफ है वो ऐसा आगे नहीं आ जाएगा एकदम से, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसको अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, मतलब मोशन में जीने की आदत हो गई है इसको, और जैसे ही टकराएगा तो एकदम से ये
टेंड करेगा कि मैं मोशन में ही चलता रहूं, बट उसको पता चलेगा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं रेस्ट में आ गया। जैसे बस में बैठते हो तो बस में क्या होता है, जैसे ही बस एकदम से तेज चलते तो मैं सब पीछे नहीं चले जाते, क्यों? क्योंकि हमको रेस्ट में रहने की आदत लग चुकी थी और हमारी बॉडी टेंड कर रही है कि हम वहीं पे रहें, बट एकदम से हमको पता चलता है कि नहीं आगे जाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो एकदम से ब्रेक लगता है तो हम आगे आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे थे उस टाइम पे, मतलब हम आगे ही जा रहे थे। अगर मान लो ब्रेक नहीं लगता तो हम आगे ही जा रहे होते, पर एकदम से ब्रेक लग गया तो हम टेंड करते हैं कि आगे जाएं, बट हम नहीं जा पाते। ठीक है, चलो अब एक चीज होती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एक चीज होती है बस। ठीक है, ये समझो कि हर एक मूविंग बॉडी के पास में, जिस भी बॉडी के पास में वेलोसिटी है, उस बॉडी के पास में एक और चीज होती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कुछ नहीं होता, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बस अगर भाई मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे पास मास तो ऑब्वियसली आई, ठीक है, मास तो सबके पास है, और वेलोसिटी भी है। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे पास में एक मोमेंटम भी होगा। मोमेंटम क्या होगा मेरा? मोमेंटम विल बी मास इंटू वेलोसिटी, मतलब मेरा मास इंटू मेरी वेलोसिटी कितनी है, तो उससे मुझे मेरा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, मोमेंटम दिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? मोमेंटम की यूनिट क्या होती है भाई? बहुत सिंपल होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ये यूनिट कैसे याद रखोगे? देखो, मास इंटू वेलोसिटी है ना, मास की यूनिट क्या होती है? केजी, वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, तो इसकी मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हर मूविंग बॉडी के पास, जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मतलब मैं ऐसे बैठा हूं, तो मेरा मोमेंटम कितना होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे पास मास तो है बट मेरी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझो कि भाई मोमेंटम जो है बहुत खूबसूरत सी चीज है, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर कैसे? जैसे तुमने ये देखा होगा ना कभी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बॉल को ऊपर उठाऊं और छोड़ दूं तो बॉल के पास में कुछ मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि बॉल के पास मास भी है और कुछ वेलोसिटी भी बन जाएगी। पर अब जैसे ही बॉल यहां पे जाएगी तो ये वेलोसिटी तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, क्योंकि भाई ये सारी बॉल्स भी आगे, तो आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। तो ये बॉल क्या करेगी? अपना जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर कर देगी आगे वाली बॉल पे, तो इसका मोमेंटम इसमें चले जाएगा। ठीक है, फिर ये भी बॉल मूव नहीं कर पाएगी, ये भी सोचेगी कि मैं तो मूव नहीं कर सकती। बट मोमेंटम जो है कभी भी खराब नहीं जाना चाहिए। देखो एक चीज समझो, मोमेंटम कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम कभी खत्म नहीं हो सकता, मोमेंटम सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम यहां गया, फिर मोमेंटम यहां से यहां जाएगा इस बॉल पे, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर अब ये इस बॉल के पास जब मोमेंटम पहुंचा, इसने भी देखा कि मैं तो मूव नहीं कर सकती, तो इस बॉल ने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर दिया। पर ये जो बॉल है ये मूव कर सकती है, तो ये कैसे मूव हो जाएगी? ऐसे मूव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ले सकती है अपने। तो मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, और मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, जो हमेशा हमारा कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हो, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो इनफाइनेटली चलता रहना चाहिए, तो बिल्कुल चलता रहना चाहिए, बट क्या होता है ना कि देखो, जब ये बॉल बार बार टकराएगी तो कुछ एनर्जी लॉस भी होगा, मतलब आवाज के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो उससे थोड़ा थोड़ा एनर्जी लॉस होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा मोमेंटम कम होता जाता है। ठीक है, चलो न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ बोल रहा है कि देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब कि ये जो फोर्स, ये जो सेकंड लॉ है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो सेकंड लॉ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और इसी से हमको वो जो फॉर्मूला है जो हम हमेशा यूज करने वाले हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम, ये जो हम बिल्कुल धड़ल्ले से यूज करते हैं ना, एफ इज इक्वल्स टू एम, ये फॉर्मूला आया कहां से? वो यहां से आया। ठीक है, कहां से आया? यहां से आया। क्या कहना चाह रहा है ये कुछ मैं तुमको डिराइव भी करके बताता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब देखो, मैंने एक बॉल के ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने मान लो कि मेरे पास में एक बॉल आ रही थी और मैंने उसको और किक कर दिया, मतलब जैसे इधर के मेरी साइड आ रही थी, मैंने और इधर किक कर दिया, मतलब थोड़ी धीरे आ रही थी, फिर मैंने और स्पीड से इधर ही डायरेक्शन में भेज दिया, मतलब जिस डायरेक्शन में आ रही थी उस डायरेक्शन में और किक कर दिया। तो क्या हो रहा है यहां पर? मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ठीक है, मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो मैंने कितना फोर्स लगाया ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मेरे पैर में कोई मीटर थोड़ी लगा हुआ है कि मैं इतना फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा कि उस बॉल को मेरे किक करने से पहले मोमेंटम कितना था वो देखूंगा, फिर मेरे किक करने के बाद उसका मोमेंटम कितना वो देखूंगा, और कितनी देर में ये चेंज हुआ वो देखूंगा। ठीक है, देखो देखो देखो, समझो, अब आ रही है धीरे धीरे समझ में आ रही है। जैसे बॉल आ रही है मेरे पास, अब ये बॉल देखो, ये बॉल धीरे धीरे आ रही थी, ये बॉल धीरे धीरे आ रही थी, फिर मैंने क्या किया, इसको किक करके एकदम से तेज कर दिया इधर से। ठीक है, तो मेरे किक करने से पहले इस बॉल के पास में कुछ मोमेंटम होगा ना, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी थी तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, और मेरे किक करने के बाद इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, तो उसके बाद में कुछ इसका मोमेंटम होगा। तो मैं क्या देखूंगा कि मेरे किक करने से कितना चेंज ऑफ मोमेंटम आया। ठीक है, बॉल में मेरे किक करने से मोमेंटम में कितना चेंज आया, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब मेरे किक करने के बाद कितना मोमेंटम हुआ वो माइनस मेरे किक करने के पहले कितना मोमेंटम हुआ वो, और जो चेंज है ये कितनी देर में आया। एकदम से तो वेलोसिटी नहीं बढ़ती ना, वेलोसिटी बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं होगा कि 2 मीटर पर सेकंड से डायरेक्ट 6 मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएगी, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। तो कितने टाइम में उस मोमेंटम पे पहुंचा, फाइनल मोमेंटम पे कितने टाइम में पहुंचा वो देखूंगा। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हम हमेशा, मैंने तुमको बताया था कि जहां जहां भी तुमसे चेंज पूछा जाए वहां पे तुम फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। तो भाई, और मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हो, तो मान लो पी एफ माइनस पी आई
ठीक है। ये क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, और लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि अपॉन टी इज अब देखो ये हमको पता चल गया कि अब हमको निकालना है कि फोर्स कितना लगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब मैंने इधर लगाया तो इधर ही उसका चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, है ना, ऑब्वियसली इधर तो होगा नहीं चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास में, ये एक इक्वेशन बन गई, इससे हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको पता है कि भाई पी एफ माइनस पी आई, तो ये क्या हो जाएगा, पी एफ क्या होता है, एम वी माइनस एम यू, है ना। फाइनल वेलोसिटी मान लो v थी और इनिशियल वेलोसिटी मतलब मेरे किक करने के पहले u वेलोसिटी थी, मेरे किक करने के बाद v वेलोसिटी थी, तो mv माइनस mu अपॉन t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। अब अगर मैं यहां पर देखूंगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, मैं यहाँ पे m कॉमन ले सकता हूं और अंदर क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m और v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a के बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर, तो ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। तो सॉरी ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, है ना। अब क्या करेंगे हम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, मान लो k लगा दिया, तो f इज इक्वल टू k m a हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 है, मतलब कि डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूं f इज इक्वल टू m a, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे किया गया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने ऐसा देखा होगा कि भाई अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स 1 kg के मास के ऊपर लगा रहा हूं, यानी कि देखो 1 न्यूटन का फोर्स 1 kg के मास के ऊपर लगा रहा हूं, तो जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर सब कुछ एक ही है, एक तो ऑब्वियसली k भी एक ही होगा, तभी 1 इज इक्वल टू 1 हो पाएगा ना, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि f इज इक्वल टू ma होता है। वेरी नाइस। अब देखो एक चीज हमने देखी है, हम देखेंगे जो कि है इंपल्स या इंपैक्ट, ऐसा भी देख सकते हो तुम, इंपैक्ट भी समझ सकते हो इसको। ये क्या होता है, जब भी भाई कोई क्रिकेटर कैच करता है बॉल, तो वो एकदम से कैच नहीं कर लेता ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे कैच कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बॉल लग जाती है हमको। जनरली कैसे कैच करते हैं, ऐसे नीचे आता है तो कैच करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ठीक है, खींचते खींचते कैच करते हैं। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली यही कैच कर ली, अगर कैच कर ले तो भाई हाथ जो है वो शून्य पड़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो इंपल्स फोर्स होता है, मतलब एक तरह से फोर्स ही होता है, इंपल्स फोर्स। तो फोर्स हमने देखा कि भाई फोर्स क्या होता है, एक तरीके से फोर्स किस पे डिपेंड करता है, F इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, एम ए को मैं वी माइनस यू अपॉन टी लिख सकता हूं। मतलब कि हमने यहां पर देखा कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो जितना ज्यादा टाइम होगा उतना कम मुझे इंपल्स फोर्स फील होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे करते करते बस कांटेक्ट टाइम जो है, जो कांटेक्ट टाइम लग रहा है उसको बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, उसको बढ़ाते जा रहा हूं, ताकि कांटेक्ट टाइम अगर बढ़ गया तो मेरे को इफेक्टिव फोर्स कम फील होगा। और अगर बिल्कुल मैं यहीं पे कैच कर लूं, इंस्टेंटली कैच कर लूं, तो भाई बिल्कुल छोटे से टाइम में कैच होगा। तो अगर टाइम बहुत कम हुआ तो जो फोर्स है मुझे बहुत ज्यादा फील होगा, है ना, बस सिंपल सी बात है। चलो मूविंग ऑन। अरे बॉल से हमारा कैमरा जो है हिल चुका है, ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अब आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर। भाई बहुत सिंपल है, ये जो लॉ है ये सबसे इंटरेस्टिंग और दुनिया का सबसे एप्लीकेबल लॉ है, क्योंकि ये असल जिंदगी में इतने अच्छे से अप्लाई होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब चाहे तुम इसको फिजिक्स की भाषा में देखो या फिर इसको असल जिंदगी की भाषा में देखो। ओफो, मैं एकदम ऐसे रेडियो जॉकी जैसे कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे आरजे जैसे बात करने में, तो थोड़ी देर ऐसे ही बात करते, थोड़ी आवाज को थोड़ी दबदबी बना के देखो। अरे असल जिंदगी में भी ऐसे ही काम करता है, हेडफोन्स लगा लो, मजा आएगा। और सॉरी फिजिक्स की भाषा में भी ऐसे ही काम करता है, असल जिंदगी में ऐसे ही काम करता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कभी तुमने कर्मा का नाम सुना है? कर्मा क्या होता है? अरे जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आज जो तुमने काम किए तुमको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। हमने देखा है कि भाई जो लोग अच्छा करेंगे तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो ही जाएगा। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस एक छोटू सा फर्क है, फिजिक्स की दुनिया में ये फोर्स इंस्टेंटली लग जाता है, मतलब जैसे ही मैंने एक्शन फोर्स लगाया मुझे रिएक्शन मिल जाएगा। असल जिंदगी में इसको टाइम लग सकता है। टाइम मतलब हो सकता है कि आज कल परसों 10 दिन बाद 100 दिन बाद कई साल भी लग सकते हैं, बट ये एप्लीकेबल हमेशा है, ठीक है। हमेशा ऐसा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, ठीक है। भला करोगे तो भला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, बोलते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये असल जिंदगी और फिजिक्स दोनों की भाषा में इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो जो हमको आज तक पता नहीं थी। देखो जब तुमको तुम्हारे टीचर ने चांटा मारा, कभी भी मारा हो कभी जीवन के अंदर, तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगा, उनके ऊपर भी फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी क्या बोला कि भाई एवरी फोर्स इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर तुम्हारी टीचर ने तुमको से चांटा मारा, मतलब उन्होंने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाया, तो तुम्हारा जो गाल है उसने भी उनके हाथ के ऊपर फोर्स लगाया,
ठीक है, उसने भी उनके हाथ के ऊपर फोर्स लगाया। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो याद कैसे करना है। देखो जैसे कि मैंने यहां पर चांटा मारा तो ये फोर्स लगा एक, यानी कि एक्शन फोर्स, तो मेरा जो गाल है वो भी एक इंस्टेंटली रिएक्शन फोर्स लगाएगा। कभी भी एक सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करता। अगर मान लो मैं बॉल के ऊपर धक्का लगा रहा हूं ना, तो बॉल भी मेरे हाथ के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती जा रही है। ठीक है, बॉल भी मेरे हाथ के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती जा रही है। ठीक है, चलो, तो मतलब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया जब चांटा मारा तो सिर्फ हमको क्यों लगी, टीचर को क्यों नहीं लगी? अरे देखो, फोर्स तो दोनों पे इक्वली लगा, फोर्स तो दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। ठीक है, जैसे और तुम्हारे हाथ, मैडम टीचर के हाथ से तुम्हारे गाल पे और तुम्हारे गाल से टीचर के हाथ पे ये फोर्स लगा, पर उनको दर्द क्यों नहीं हुआ? उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाई उन्होंने हाथ से चांटा मारा ना। ठीक है, तो ये हाथ का जो पोर्शन है ये इतना सेंसिटिव नहीं है, फोर्स तो उतना ही लग रहा है पर इतना सेंसिटिव नहीं है। ऐसे मान लो मैं अगर घूंसा मारूं किसी को, तो अगर मैं किसी स्टील के बॉक्स पे घूंसा मारूं तो मेरे हाथ में लगेगी। ठीक है, पर अगर मैं किसी के पेट पे घूंसा मारूं तो उसको लगेगी जिसको मैंने मारा। तो लगना एक्चुअली दोनों को सेम ही है, मतलब कि मैंने जितना फोर्स स्टील के ब्लॉक के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स स्टील के ब्लॉक ने मेरे हाथ के ऊपर लगाया, बट वो तो मुझे फील हो गया। ठीक है, जब हम पेट पे मारते हैं तो हमको फील नहीं होता क्योंकि हमारे ये जो पोर्शन है ये ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू किसी व्यक्ति का पेट, तो फोर्स बराबर ही लग रहा है बट हमको फील नहीं हो रहा। फील मतलब कि फील भी हो रहा है पर दर्द नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि उसके पेट से तुम कितना ही फोर्स लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, इसलिए हम है ना, हर मारने के तरीके होते हैं कि हम चाहे जहां से चाहे जहां नहीं मार देते हैं। ठीक है, कि मान लो हाथ से कहीं भी मार दो, पैर से कहीं मार दो, नहीं, उस जगह पे मारते हैं जहां पर हमको कम पेन हो। अगर तुम ऐसे करके किसी के शोल्डर यहां पर किसी के जॉइंट पे मारोगे तो उसको भी दर्द होगा बट तुमको भी होगा क्योंकि उसकी बोन है वहां पर। ठीक है, चलो ज्यादा हम मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाएंगे। जैसे हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो मैंने अपने पैर से फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया तो फुटबॉल ने भी उतना ही फोर्स मेरे पैर पर लगाया। ठीक है, अब ये चीज रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. These forces act on different objects and never on the same object. Never on the same object. ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक्शन फोर्स जो है इस बॉटल के ऊपर लगाया तो रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ के ऊपर लगेगा, रिएक्शन कभी भी इस बॉटल के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, तो हमेशा कभी भी सिंगल फोर्स एक्ट नहीं करता, हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेज एक्ट करते हैं। द टू अपोजिंग फोर्सेज आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, अ सिंगल फोर्स नेवर एक्ट्स। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बहुत एप्लीकेबल है। जैसे कि मान लो अगर मैं किसी बंदूक भी चला रहा हूं, मान लो गोली मारी मैंने, तो गोली मारते तो ऐसा नहीं होता, तुमने देखा होगा किसी ढिचकियां हो, ऐसा होता है, मतलब ये पीछे क्यों जाते हैं? क्या मजा आता है पीछे जाने में? नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई बुलेट बहुत तेजी से आगे गई, बहुत तेजी से आगे गई, तो बुलेट अपना कुछ रिएक्शन छोड़ के भी जाएगी। तो अगर हमारी गन ने, ये जो स्प्रिंग है, इसने अगर इस बुलेट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो जो बुलेट है ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी, तो हमारा ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लगे कि भैया जितनी दूर बुलेट गई उतनी दूर हमारी गन क्यों नहीं गई? जैसे मैंने गोली मारी तो इधर बुलेट जा रही, इधर गन जा रही, क्या बेहतरीन मल्टीपर्पज काम हो गया। पीछे भी अगर कोई गुंडा खड़ा है तो हम ऐसे गोली चलाएंगे तो इधर भी गोली लग जाएगी, इधर भी गोली लग जाएगी, बट ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम मोमेंटम देख रहे हैं, यहाँ पे मोमेंटम देख रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। हमने क्या बोला कि भैया मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो ये जो बुलेट का मोमेंटम है, जो जिस मोमेंटम से बुलेट बाहर गई उसी मोमेंटम से हमारी गन भी इधर आएगी, उसी मोमेंटम से हमारी गन भी इधर आएगी। पर देखो खास बात क्या है कि हमने क्या देखा कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जो बुलेट के ऊपर मोमेंटम लग रहा है उसमें बुलेट का मास लेंगे और इसके ऊपर जो मोमेंटम लग रहा है इसमें हम गन का मास लेंगे, तो ऑब्वियसली गन का मास ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिट हो जाएगा। अरे देखो, अरे देखो 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 देखो, अरे ये क्या हो गया? हाँ ये देखो, सिंपल सी चीज भाई, 1 into 5 भी 5 होता है और 5 into 1 भी 1 होता है। तो अगर 1 मास है, 5 वेलोसिटी है तो भी फाइनल मोमेंटम 5 ही है, और अगर 5 मास है और 1 वेलोसिटी है तो भी फाइनल मोमेंटम 5 ही है, सॉरी 5 है, ठीक है, तो भी फाइनल मोमेंटम 5 है। तो यहां पर तुम देखोगे कि वेलोसिटी 5 की और यहां पर वेलोसिटी 1 की है, तो वेलोसिटी तो भाई कम ज्यादा है, पर फिर भी मास अगर देखो, मास अगर इसका 5 है और इसका 1 है तो भी हमको तो सिर्फ फाइनल मोमेंटम देखना है। ठीक है, तो अगर मास ज्यादा हो जाता है तो कम वेलोसिटी में भी हमारा मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। ठीक है, चलो अभी ये चीज को समझते हैं। अब जो रॉकेट है वो क्यों प्रपल्स होता है? रॉकेट प्रपल्शन का एक फंडा क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर्स? क्यों? क्योंकि ये रॉकेट जो गैसेस छोड़ता है जमीन की तरफ और जमीन जो है रॉकेट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस दुनिया की, इस सदी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड है, ये तुमको प्रूव करके बताना है कि ये कंजर्व्ड है। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद तुम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, उसके क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, जो मैं क्लास लेने वाला हूं सैटरडे में उसमें एनरोल कर लो, फ्री क्लास है, PC001 कोड लगा के एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ठीक है, एनरोल कर लो फटाफट, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या सीन है। अब देखो मैं तुमको सिनेरियो समझाता हूं, तुमको डेरिवेशन वर्ड टू वर्ड ऐसा कैसा याद करना है, क्योंकि तुमसे डायरेक्टली 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो तुम्हारे 5 नंबर का फ्री में काम करवा रहा हूं मैं। देखो क्या है,
कि कुछ ऐसा सा सीन है कि ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, ये दो बॉल्स है, काफी सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो बॉल है ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉल भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब दोनों बॉल जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये है बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब क्या हुआ ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब ये क्या हुआ कहीं ना कहीं जाके टकरा गई। टकरा कैसे गई, देखो ये कुछ ऐसे टकरा जाएगी, ठीक है, ये कुछ ऐसे से टकरा जाएगी, है ना, ये दोनों बॉल्स टकरा गए आपस में, ठीक है, ये दोनों बॉल्स टकरा गए आपस में। तो अब टकराने के बाद क्या होगा, देखो दोनों बॉल ऐसे जा रही थी, जैसे मान लो ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, तो ये ऐसे जा रही थी, अब ये दोनों टकराई, अब फिर वापस से आगे बढ़ने लग जाएगी, है ना, फिर वापस से इधर चलने लग जाएगी। तो क्या हुआ फिर आफ्टर कोलिजन देखते हैं, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, अरे आफ्टर कोलिजन यही हुआ कि ये जो हमारे पास में बॉल थी और ये जो बॉल थी ये दोनों वापस से मूव होने लग गई, ठीक है, वापस से मूव होने लग गई। पर अब देखो क्या हुआ, वेलोसिटी इनकी चेंज हो जाएगी, जितनी पहले थी उतनी थोड़ी होगी। तो मान लो कि ये जो बॉल है ये वन बॉल है, इसको इसका मास मान लो ma है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है ua, ठीक है। और ये जो दूसरी बॉल है इसका मास मान लो mb है, ये b बॉल है, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो ub इधर के डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों टकराए तो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाए। तो ये ए वाली बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया मान लो FAB और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया FBA, ठीक है, FBA, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा क्योंकि रिएक्शन फोर्स है। और अब देखो अब क्या हुआ कि जब ये फाइनली वापस से अलग अलग हुई तो क्या होगा, मान लो कि इसका मास तो ma ही रहेगा पर इसकी वेलोसिटी चेंज होकर va हो गई और इसका भी मास तो ma ही रहेगा पर इसकी वेलोसिटी चेंज होकर vb हो गई। अब हमको ये देखना है कि भाई ये पूरी की पूरी ड्यूरेशन में जो सिस्टम है, यानी कि इन हर सिस्टम, देखो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन अ सिस्टम। तो ये जो दोनों बॉल्स का सिस्टम है इसके अंदर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं हमको ये चेक करना है। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो सेम है कि नहीं है। तो हम अगर देखें तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, खुद सोचो, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखो क्या होगा भाई, पहली बॉल और दूसरी बॉल के सिस्टम का देख रहे हैं तो हम दोनों मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे, तो इनिशियल पूरे सिस्टम को मोमेंटम ना, तो हम सारे मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ma ua प्लस mb ub, है ना, ये हो जाएगा इनिशियल। और फाइनल मोमेंटम मतलब टकराने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा ma va प्लस mb vb, है ना, ये हो गया। हमको क्या प्रूव करना है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब कि ma ua प्लस mb ub इज इक्वल्स टू ma va प्लस mb vb, ये प्रूव कर रहा है हमको, ठीक है। बस इसको चालू करते हैं। तो चालू कैसे करोगे, चालू हम इसको यहां से करेंगे, कहां से, ये इस पोर्शन से। क्या हो रहा है यहां पर, हमको ये पता है कि भैया ये जो फोर्स है FAB यानी कि A वाले बॉल ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया और A वाले बॉल ने B के ऊपर जो फोर्स लगाया और B वाली बॉल ने A के ऊपर जो फोर्स लगाया, ये दोनों बराबर है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि FAB इज इक्वल टू माइनस FBA, है ना, FAB इज इक्वल टू FBA। और माइनस क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंड, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो अब FAB किसके बराबर होगा, FAB किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट। मतलब कि भाई अगर मैं किसी बॉटल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं बॉटल के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मास ऑफ बॉटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉटल ना, मैं अपना थोड़ी देखूंगा, ठीक है। तो मास ऑफ बॉटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉटल में ऐसा देख लूंगा, ठीक है। तो मैंने मतलब फर्स्ट बॉल ने दूसरी बॉल के ऊपर जितना फोर्स लगाया तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, दूसरी बॉटल का मास mb इंटू दूसरी बॉटल का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ma AA, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस ma कैपिटल A माइनस ma AA, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ू तो क्या हो जाएगा, mb ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं vb माइनस ub अपॉन t। भाई मुझे पता ना कि फाइनल वेलोसिटी, ये पूरा फोर्स लगने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, v होने वाली है, va vb, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी ua ub थी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस ma एक्सेलरेशन ऑफ a कितना हो जाएगा, va माइनस ua अपॉन t, है ना। अब मैं t से t कैंसिल कर दूंगा, अब देखो मैं ब्रैकेट्स खोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, mb vb माइनस mb ub इज इक्वल टू माइनस ma va प्लस ma ua, है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं, तो अगर मैं mb ub को इधर ले जाता हूं और ma va को इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MAVA प्लस MBUB, सॉरी आई थिंक ओके, ये V था यार, ये V था, सॉरी ये V है, ठीक है, ये क्या है, ये V है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ी और सुंदर भाषा में, ठीक है। अरे बहुत सारा मीटर गया, कोई बात नहीं, MBVB माइनस MBUB, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, MAVA को इधर ले आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, MAVA प्लस MBVB, ये वाला MBVB, और ये जो MBUB है इसको इधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू MAUA, ये MBUB माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस MBUB। तो ये हो गया हमारे पास में भैया कि ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो यहां पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव कर दिया। बस इस चैप्टर में इतना ही है, तुमको मैंने पूरी असल जिंदगी में चैप्टर रिलेट करके बता दिया। मेक श्योर कि अब तुम एनसीईआरटी रीड करके इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के वो कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं तुमको करवाने वाला हूं, कब, वो जो सैटरडे की क्लास है उसके अंदर। तो वो क्लास बहुत फन होने वाली है, उसमें बिल्कुल भी तुम बोर नहीं होगे, तुमको 1-1.5 घंटा ऐसा लगेगा तुम बिल्कुल एक गेमिंग लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, तुमको बहुत मजा आने वाला है। तुम चैट्स कर सकते हो, तुम बातें कर सकते हो वहां पर, ठीक है, हम दोनों ऐसे, तो मुझे चैट में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी सारी चैट्स लूंगा। तो मेक श्योर कि तुम इस क्लास में एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इस क्लास में एनरोल करो। और एक और चीज कि जो ऑलरेडी मैं क्लास करा चुका हूं तुम वो भी देख सकते हो। लेट्स से तुमको मैथ्स की प्रीवियस क्लास देखनी है, जिसके अंदर मैंने क्या कराया, हेरॉन्स फार्मूला और प्रोबेबिलिटी, ये दो चीजें कराई। तो अगर तुमको ये वाली क्लास देखनी है तो ये भी तुम देख सकते हो, मतलब लाइव क्लासेस भी तुमको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। और इसके पहले जो मोशन और हमने हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वाला सेशन भी तुम देख सकते हो। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली फ्राइडे को, ठीक है। हम करने वाले इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो मेक श्योर तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर तुम अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पढ़.इन को भी और मुझे भी, और बस ऐसे ही मिलते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम और एनर्जेटिक रहो, मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।